नवाज तरीन अयूब खान के दौर में कराची पुलिस में DIG के ओहदे पर तैनात थे। कहते हैं कि इस ओहदे तक रसाई में इनकी काबिलियत से ज्यादा फील्ड मार्शल अयूब खान से इनकी रिश्तेदारी का दखल रहा। इनकी आबाई जमीनें चूंकि तरबेला के मकाम पर बनने वाले डैम में आ गई थीं, तो इसके बदले इन्हें जनूबी पंजाब के शहर लोधरा के अंदर जरी जमीन अलाट कर दी गई। जहांगीर तरीन ने अपनी जिंदगी के इब्तदाई 20 बरस इसी 2 कमरों के मकान में बसर किए। जहांगीर तरीन को तालीम के लिए लाहौर भिजवाया गया, जहां से इन्होंने ग्रेजुएशन की और बाद में अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से 1974 के अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया। जहांगीर तरीन कहते हैं कि दौरान तालीम एक दिन भी मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मैं अमेरिका में ही मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर लूं। इसीलिए तालीम मुकम्मल करते ही मैं वतन वापस लौट आया। 2017 में BBC को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि इन्हें नौजवानों के साथ गुफ्तगू करके हमेशा मजा आता था, इसीलिए इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरार के तौर पर मुलाजमत इख्तियार कर ली। लेकिन वालिद की मुखालफत के बाइस वो ये नौकरी छोड़कर बैंक की नौकरी करने पर मजबूर हो गए। इनके मुताबिक एक शाम वो जब दफ्तर से बाहर निकले तो इन्हें एहसास हुआ कि वो खुश नहीं थे। इनका दफ्तर लाहौर की एक इमारत के तह खाने में था। वो बताते हैं कि मैं सुबह इस तह खाने में दाखिल होता और शाम ढलने के बाद बाहर निकलता। एक शाम दफ्तर से निकलते मैंने ये सोचा कि क्या ये भी कोई जिंदगी है। अगली सुबह मैं इस तह खाने में नहीं गया। ये कहते हैं कि अगली ही सुबह मैं लाहौर से मुल्तान पहुंचा और वालिद को बताया कि आज से मैं काश्तकारी करूंगा। इनके मुताबिक इनके वालिद सख्ते में आ गए और बोला कि क्यों पुत्र, लाहौर में कोई झगड़ा हो गया है क्या? जहांगीर तरीन बताते हैं कि लोधरा में वालिद की जमीनों पर चंद दिन गुजारते ही मुझे एहसास हो गया कि काश्तकारी मेरे DNA में शामिल है। अपने वालिद की 400 एकड़ जमीन पर उन्होंने काश्तकारी शुरू कर दी। अभी तरीन को लोधरा से आए हुए 2 ही साल हुए थे कि इनकी जमीनों से मुल्हिक सरकारी जमीन को महकमा जंगलात ने फौज के हवाले कर दिया और फौज ने ये जमीन मेडल लेने वाले अपने अफसरों में बांटना शुरू कर दी। अब जिस अफसर को ये जमीन मिलती, वो जब जमीन देखने वहां आता तो इसका इस्तकबाल एक बंजर रेगिस्तान करता, क्योंकि यहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं था। जहांगीर तरीन बताते हैं कि मैं इस जमीन के बिल्कुल साथ बैठा था और मैंने ये जमीनें इन फौजी अफसरों से बहुत सस्ती खरीदनी शुरू कर दी। 20 साल तक मैं ये काम करता रहा कि फौजी अफसरों से बंजर जमीनें खरीद लेता और यहीं से जहांगीर तरीन की कामयाबियों का न खत्म होने वाला सफर शुरू हुआ। इस दौरान इन्होंने कितनी जमीन खरीदी, इस बारे में जहांगीर तरीन वाजिया बात नहीं करते, लेकिन बाज अंदाजों के मुताबिक इनके पास जनूबी पंजाब से सिंध तक तकरीबन 45,000 एकड़ जमीन है। मजे की बात यह है कि इस जमीन को इनकी मलकियत साबित करना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि इनमें बेशतर जमीन इनके मुलाजमीन और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई। फौजियों की जमीनों से फारिग होने के बाद जहांगीर तरीन ने मकामी जमींदारों का रुख किया और इन्हें इनकी जमीन के बदले सालाना इतनी रकम की पेशकश की जितनी वो साल भर मेहनत करके कमाते थे। बेशतर लोगों को ये पेशकश भा गई और इन्होंने अपनी जमीन ठेके पर जहांगीर तरीन के हवाले कर दी। इस तरह से हासिल की गई जमीन का शुमार जहांगीर तरीन के करीबी रिश्तेदार भी आज तक नहीं कर सके। ये सारी खरीदो फरोख्त गैर मुतनाज़ा नहीं रही। इनके बाज रिश्तेदारों, इलाके के जमींदारों और बाज दीगर अलाटियों ने इन पर जमीनों पर कब्जे और धोखे से जमीनें कम दामों में खरीदने के इल्जामात लगाए। इन जमीनों से कमाई गई रकम जहांगीर तरीन ने मुख्तलिफ सनतों और मुख्तलिफ किस्म के कारोबारों में लगाना शुरू कर दी। शुगर मिलें खरीदी, हसस में पैसा लगाया, बैंकों में हिस्सेदारी की, अलगर्ज हर वो काम किया जिससे पैसा कमाया जा सकता था। यूं वो मुल्क के बड़े जमींदार के साथ साथ कामयाब कारोबारी भी बन गए। इस जमींदारी को 4 चांद उस वक्त लगे जब जहांगीर तरीन को वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपनी जरी टास्क फोर्स का सरबराह लगाया। इनके मुखालफीन इन पर इल्जाम लगाते हैं कि इस दौर में पंजाब में जमीनों से ज्यादा पैदावार लेने के लिए इन्होंने जमीनों पर जो गैर मुल्की तजर्बात किए, उनमें से बेशतर जहांगीर तरीन की जमीनों पर ही किए गए। मुखालफीन इस अमल को जहांगीर तरीन की जमीनों की गैर मामूली पैदावार की अहम वजह करार देते हैं। अब बारी आई इंतखाबी सियासत की। तरीन खानदान की रिश्तेदारियां जनूबी पंजाब और सिंध के अहम तरीन सियासी खानदानों से हैं। वो रहीम यार खान के मखदूमों के दामाद और मुल्तान के गैलानियों और सिंध के पगाड़ा के ससुराली हैं। जहांगीर तरीन के कजन हुमायूं अख्तर खान
اور ان کے برادر نسبتی مخدوم احمد محمود پہلے سے سیاست میں متحرک تھے، لیکن جہانگیر ترین کاروبار کی طرح سیاست میں بھی صرف اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر پرویز مشرف کے فوجی اقتدار نے انہیں وہ نفع بخش موقع دے دیا۔ وہ مسلم لیگ کاف میں شامل ہوئے اور 2002 کے انتخابات کے اندر قومی اسمبلی کے لودھراں سے رکن منتخب ہوئے اور ایک بار پھر زراعت کے صوبائی محکمے سے وابستہ ہو گئے۔ اس دوران زمینوں کی خریداری بھی جاری رہی اور سرکاری خرچ پر نت نئے تجربات بھی۔ کچھ عرصے بعد یہ وزیر اعظم شوکت عزیز کے دور میں وزیر صنعت و پیداوار بن گئے۔ ایک بار پھر مخالفین نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس دوران ملک کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین نے بھی خوب صنعتی ترقی کی۔ 2008 میں وہ اپنے ایک اور رشتہ دار پیر صاحب پکارا کی مدد اور ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بن گئے۔ 2011 میں انہوں نے چند لوگوں کے ساتھ ارکان اسمبلی کو اکٹھا کیا اور ایک مضبوط سیاسی پریشر گروپ کے طور پر سامنے آئے۔ ابھی یہ گروپ اپنی آئندہ سیاست کے بارے میں غور و فکر کر ہی رہا تھا کہ اچانک خبر آئی کہ جہانگیر ترین نے عمران خان کی جماعت تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ خود اس گروپ کے ارکان بھی حیران رہ گئے کہ کس طرح ان کی طاقت کو استعمال کر کے جہانگیر ترین نے ایک لمبی چھلانگ لگائی۔ پی ٹی آئی میں ان کی آمد اور پھر اہم ترین عہدے تک ترقی بھی آسان نہیں رہی۔ سن 2015 میں پی ٹی آئی میں پارٹی انتخابات کروانے والے پارٹی رہنما جسٹس وجیہ الدین احمد نے الزام لگایا کہ جہانگیر ترین نے دولت کے بل پر پارٹی انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی ہے۔ عمران خان نے جسٹس وجیہ الدین کی بات سنی انسنی کر دی، جس کے بعد جسٹس صاحب پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے۔ اس وقت جہانگیر ترین بہت فخر سے کہا کرتے تھے کہ عمران خان ان کا مشورہ بہت غور سے سنتے ہیں۔ مخالفین کے مطابق جہانگیر ترین کے مشورے سننا عمران خان کی ایک طرح کی مجبوری بھی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی دن سب سے زیادہ وقت جہانگیر ترین کے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ لیکن جہانگیر ترین کے خلاف ایک عدالتی فیصلے کے بعد ان پر پارلیمانی سیاست کا دروازہ اس وقت بند ہو گیا جب سابق جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے دسمبر 2017 میں جہانگیر ترین کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت مکمل طور پر نااہل قرار دے دیا۔ فرینڈز، یہ وہی شک ہے جس کے تحت سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی نااہل ہوئے تھے۔ جہانگیر ترین نے اپنے خلاف فیصلہ آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور یہ بیان دیا کہ وہ